गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन शेयर हो गई है ना? देखिए, अब तक हम लोग देख चुके थे भाषा विज्ञान की परिभाषा। भाषा विज्ञान के अंग में से हमने आपको बताया था कि भाषा विज्ञान के अंग में रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, इसकी चर्चा की थी। अर्थात हमने आपको बताया था भाषा कैसे बनती है। से तात्पर्य ध्वनि से, उसके पश्चात रूप से, उसके बाद वाक्य से और उसके बाद अर्थ से। तो यहाँ हमारी भाषा तैयार होती है। भाषा विज्ञान के इन 4 अंगों को छोड़कर भाषा विज्ञान के कुछ गौण अंग भी होते हैं, जिसे आज हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। तो भाषा विज्ञान के गौण अंग में बोली विज्ञान जो है यह मूलतः पाया जाता है। तो वर्तमान समय में यदि हम देखते हैं कि बोली विज्ञान क्या भाषा विज्ञान के गौण अंग के रूप में माना जाता है, तो निश्चित ही भाषा विज्ञान के गौण अंगों के रूप में बोली विज्ञान यह महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। इसके अंतर्गत मतलब बोली विज्ञान के अंतर्गत बोली और भाषा का संबंध, बोलियों के विविध रूप, कोश, बोली का व्याकरण से संबंध, बोली भूगोल का संबंध, इन सब का अध्ययन बोली विज्ञान में किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि बोलियां क्या होती है। मतलब जैसे ब्रज यह बोली है, अवधी बोली है, खड़ी बोली है। तो इन बोलियों के रूप क्या होते हैं, उनको किस ढंग से बोला जाता है, उनका क्षेत्र क्या होता है, उनमें बोलने वालों की संख्या क्या होती है, और हर बोली का क्या व्याकरण से कोई संबंध होता है। तो हाँ, क्योंकि हम इसके पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बोली विज्ञान भी भाषा विज्ञान के गौण अंग के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है मनोभाषा विज्ञान। मतलब यहाँ इस विषय के अंतर्गत, मनोभाषा विज्ञान के अंतर्गत, वाक्य में या शब्द में निहित अर्थ का मनोभाषिक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कैसे, मनोभाषा से तात्पर्य क्या है? मन की भाषा। अब मन की भाषा से तात्पर्य क्या होगा कि हमारे मन में आने वाले जो विचार होते हैं, है ना, उसे हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, तो वह मन की भाषा कहलाते हैं। मनोभाषिक विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है मानव भाषा विज्ञान। मतलब हम कहेंगे कि जहां पर भाषा है वहां पर मनुष्य है, जहां पर मनुष्य है वहां पर भाषा है। तो मानव की जो अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, तथा भाषा के संबंध में इसमें अध्ययन किया जाता है। जाति भाषा विज्ञान की इसकी उपशाखा है। मतलब देखिएगा कि जैसे अलग अलग जातियों से अलग अलग संस्कृति बनती है, और अलग अलग मनुष्य की जब जातियां होती है तो उस संस्कृति तथा उसकी भाषा भी अलग होती है। यदि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी। अब मराठी यह जो है, तो मराठी क्षेत्र के अनुसार हुई। मराठी यह जो है, यह मराठी क्षेत्र के अनुसार बोली जाने वाली बोली है। वैशाली, आपको पता होगा कि हमने इसके पूर्व आपको भाषा विज्ञान के मुख्य अंग के बारे में चर्चा की थी। आज हम भाषा विज्ञान के गौण अंग के रूप में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा हो चुका है बोली विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान। अब मानव भाषा विज्ञान को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो मानव की अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं, और जाति के अनुरूप ही उस मनुष्य की संस्कृति होती है, और भाषा के संबंध में इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे हर कोई व्यक्ति अपने भाषिक अध्ययन के रूप में यदि हम कहते हैं, तो महाराष्ट्र की मराठी है, खानदेश की खानदेशी है। लेकिन यदि हम पूना में चले जाते हैं तो पूना की पुनेरी बोली जाती है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में, कोकण में चले जाते हैं तो मराठी है, लेकिन कोकण की कोंकणी है। तो इस प्रकार की जो क्षेत्र के अनुसार बोली जाने वाली, है ना, तो क्षेत्र की बोली जाने वाली यदि बोली कोई कहलाती है, तो उस बोली के अनुसार उस मानव की जो जातियां होती हैं, उसकी संस्कृति तथा भाषा के संबंध में इसका गहन अध्ययन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको, वैशाली? हाँ मैम। हाँ, इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बोली विज्ञान के संदर्भ में।
क्योंकि वर्तमान समय में बोली विज्ञान भाषा विज्ञान के गौण अंगों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले पंचम सत्र में आपने बोली को देखा। बोलियां जो है हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय आपके सम्मुख रखा गया था। उसमें आपने ब्रजीय बोली क्या है, अवधि क्या है, अवधि से तात्पर्य क्या है, अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, उसकी व्याकरणिक संबंधता दोनों का क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सेपरेटली चैप्टर देख चुके हैं, एक इकाई देख चुके हैं बोली को लेकर। तो इसके संदर्भ में बहुत कुछ ज्यादा डिस्कशन करना आवश्यक नहीं है, पर फिर भी बोली विज्ञान यह भाषा विज्ञान के गौण अंगों में से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अलग अलग प्रकार की बोलियां इसमें निहित होती हैं, और जब अलग अलग प्रकार की बोलियां निहित होती है तो हर बोली का कुछ न कुछ व्याकरण से संबंध होता है। क्योंकि इसके पूर्व भी हम आपको बता चुके हैं कि भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है मनोभाषा विज्ञान। इस विषय के अंतर्गत वाक्य में या शब्द में निहित अर्थ का मनोभाषिक अध्ययन किया जाता है। जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है ना, हमारे मन में क्या चल रहा है या आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है यह आगे वाले की समझ में कब आएगा, जब आपके मन से आने वाले वाक्य शब्दों में निहित अर्थ के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे, है ना। मतलब यदि हम कहते हैं इमली, तो इमली का नाम लेते ही आपके मन में चल विचलता शुरू हो जाती है कि हमें कब मिलेगी इमली, खाने को कब मिलेगी, है ना। यदि हम कहते हैं कि अमावस, देखो अब अमावस की काली रात, आज ही अमावस है ना। तो अमावस की काली रात में घर के बाहर निकलते हैं रात के 2 बजे, और तो पैरों की आहट से भी डर महसूस होता है। तो ये जब हमारे मन में आने वाले जो भाव होते हैं, है ना, जो मन में आने वाली जो भाषा होती है, वही गौण अंग के रूप में मानी जाती है, अपनाई जाती है। मानव भाषा विज्ञान, अब बता चुके हैं इसके पूर्व भी आपको कि मानव भाषा विज्ञान क्या होता है। कि जैसे हर कोई मानव और अलग अलग प्रकार की जातियों से बना है, और जब अलग अलग प्रकार की जाति बनती है तो उससे ही अलग अलग संस्कृति का निर्माण होता है। जब संस्कृति अलग निर्माण करती है, स्वाभाविक सी बात है जाति के अनुरूप उसकी भाषा तय की जाती है, और जब भाषा उसके अनुरूप तय की जाती है तो उसी जाति का भाषा विज्ञान के साथ गहरा अध्ययन होता है। मतलब तय है कि बोली भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान और मानव भाषा विज्ञान यह भाषा विज्ञान के गौण अंगों में माना जाता है। आपको पिछली तासिकाओं में हमने बताया था भाषा विज्ञान के मुख्य अंग जो होते हैं, मुख्य अंगों के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात, उसके पहले हमने आपको भाषा विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी, स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। अब हम सीधे चलते हैं भाषा विज्ञान के गौण अंग के रूप में, जो हमारे 3 हो चुके हैं। अब चौथा है समाज भाषा विज्ञान। देखिए समाज की यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक संदर्भ में भाषा की विविध रूपता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर वो सामाजिक संस्थान बदल जाता है तो भाषाओं की बोलचाल की पद्धतियों में परिवर्तित हो जाता है। इसका अध्ययन समाज के अवलोकन पर किया जाता है। जैसे हम लोग यदि महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी बोली जाती है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, मतलब एमपी साइड चलते हैं, तो एमपी में क्या हम मराठी को प्रयोग कर सकते हैं। वहां की सामाजिक संदर्भ को यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं, भाषा की विविध रूपता को यदि ध्यान में रखते हैं, तो वहां पर कौन सी भाषा अपनाई जाएगी। हिंदी। यस एग्जैक्टली, हिंदी, है ना। ठीक वैसे ही जैसे क्षेत्र बदल जाता है तो क्षेत्र के अनुसार भाषा बदल जाती है, सामाजिक संस्थान बदलता है, मतलब क्षेत्र बदल जाता है, समाज का क्षेत्र बदल जाता है। हमने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे मध्य प्रदेश में चले गए, या हम चले जाते छत्तीसगढ़ में,
है ना। तो छत्तीसगढ़ में हमें मात्र हिंदी नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि वहां पर छत्तीसगढ़ी का प्रयोग किया जाएगा। कैसे वो लोग बोलते हैं, बोलचाल की पद्धतियों में कैसे परिवर्तन होता है, इन सब का अध्ययन, इन सब का अवलोकन समाज भाषा विज्ञान करता है। मतलब कई लोग जो है वो पीएचडी करते हैं समाज भाषा विज्ञान पर या भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पर। जब उनका अध्ययन होता है मूलतः, तो उनको देखना पड़ता है बेटा कि भाषाओं की बोलचाल कैसे है, उनका बोलने का तरीका क्या है। कि यदि हम हमारे अपने मराठी भाषा में रोटियों को बेलते हैं, है ना, तो उसे हिंदी में बेलना कहते हैं, उसे मराठी में लाटणं बोल दो अपन। ओके, तो उससे ही अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, उससे ही छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाएगा। अलग अलग शब्दों के माध्यम से जो बोलचाल की पद्धतियों में जो परिवर्तन होता है, ओके, उसे समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है। आपको शब्दों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करना है कि आपको वहां जाना है और वहां इसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट आपको नहीं करना है। बस आपको ध्यान में रखना ये चीज है कि समाज भाषा विज्ञान किन चीजों का अध्ययन करता है। तो समाज भाषा विज्ञान इन चीजों का अध्ययन करता है, क्योंकि समाज बदल जाता है तो भाषा की विविध रूपता का अध्ययन इसमें किया जाता है। मूलतः सामाजिक संस्थान को जब बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो भाषाओं में भी यह परिवर्तन होता है, बोलचाल की पद्धतियों में परिवर्तन होता है। और यही अवलोकन, यही अध्ययन समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है शैली विज्ञान। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको सभी को? हाँ मैम। ओके, गुड गुड। इसने हाँ कहा? हाँ किसने कहा? वैशाली। गुड। और बाकी के लोग? कविता, उजाला? जी मैम। बेटा समझ में तो आ रहा है आपको? कोई किसी को जी प्रॉब्लम? हाँ हाँ, ओके डन। शैली विज्ञान, अब चलते हैं शैली विज्ञान की ओर। तो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से व्यक्ति बोली का अस्तित्व हुआ है। देखिए, ये जो शैली है ना, शैली का मतलब क्या होता है, स्टाइल। अब यदि आप इसे काट दो, इसे छोड़ दो, लेकिन आपको यदि बताया गया कि हर एक की स्टाइल कैसे होती है ना, मतलब आप लोग अनुकरण यदि करते हो, हम लोगों का तो कोई अनुकरण करेगा नहीं। आप फिल्मी दुनिया का अनुकरण करते होगे, आप कितने 3 या 4 लोग जुड़े हैं, किसे कौन सा हीरो या हीरोइन पसंद है, क्यों पसंद आता है, क्योंकि उनकी एक स्टाइल है ना। उसकी ऐसी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस कारण हम उसे प्यार करते हैं। प्यार करते इन द सेंस हमें वो अच्छे लगते हैं। ओके, तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई रचनाकार कोई अपनी रचना में लिखता है, ओके, तो कैसे लिखता है वह, क्या उसकी शैली होती। जैसे हम लोग चले जाते हैं प्रेमचंद पर, तो प्रेमचंद जी की हर रचना को जब आप पढ़ोगे ना, तो उनकी रचना का जो सारांश निकलेगा या उनका एंड जो होगा, वो एंड केवल और केवल दुखात्मक होगा। ओनली उसमें केवल दुख ही है और कुछ नहीं है। लेकिन शंकर पूर्ण तांबेकर जी को जब अपन पढ़ते हैं, तो उनकी शैली में और इनकी शैली में अलग है। क्या अंतर है दोनों की शैली में? आपने प्रेमचंद जी को भी पढ़ा है और आपने शंकर पूर्ण तांबेकर जी को भी पढ़ा है। कोई आप में से बता पाएगा दोनों की शैली में क्या डिफरेंस है? यस बेटा। आप में से कोई बता पाएगा? चलो ठीक है, आपको हम बता दें कि व्यंग्यात्मक रचना लिखने में शंकर पूर्ण तांबेकर जी माहिर हैं, क्योंकि पिछले ही बार जब भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हमने आपसे किया था, तो हर एक रचनाकार, हर एक खानदेश में रहने वाले हर एक साहित्यकार से आपकी हम आपको बता चुके थे, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से आपको परिचित करवाए थे। तो भाषा वैज्ञानिक शैली से यदि देखते हैं शंकर पूर्ण तांबेकर जी को, तो डॉक्टर शंकर पूर्ण तांबेकर जी की शैली बिल्कुल अलग है। डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी की शैली बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्यों होता है ऐसा? हर एक व्यक्ति अलग होता है,
है ना। जैसे हम लोगों में से भी कई, अब हमारे डिपार्टमेंट में 4 या 5 लोग हैं, तो 4 या 5 लोगों में भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस लगता होगा आपको। हर एक की पढ़ाने की स्टाइल अलग है, हर एक की बोलने की स्टाइल अलग है, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग है। क्लियर हो रहा है ना आपको, उनकी जो शैली होती है। अब आ जाइएगा यहाँ पर, तो ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको किसी रचनाकार के संदर्भ में कही, प्रेमचंद जी के संदर्भ में कहा, या शंकर पुणतांबेकर जी के संदर्भ में, या डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी के संदर्भ में कहा, हमारे अपने डिपार्टमेंट के संदर्भ में कहा, ठीक वैसे ही कोई भी रचनाकार, कोई भी दुनिया का, तो जब भी वो कोई रचना लिखता है वो अपनी ही खुद की रचना की शैली में लिखता है, और इसका पता उस साहित्य के द्वारा चलता है। उस लिखने की पद्धति को यहाँ शैली कहा गया है। जैसे प्रेमचंद जी के बारे में यदि बताया, तो प्रेमचंद जी का साहित्य आह का साहित्य है, उनका साहित्य वाह का साहित्य नहीं है बेटा। क्योंकि प्रेमचंद जी के हर साहित्य में, हर रचना में केवल दुखात्मक अंत होता है, सुखात्मक अंत नहीं होता। लेकिन व्यंग्यात्मक रचना की बात यदि करते हैं, तो डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी व्यंग्यात्मक रचना लिखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को यदि अपन उठाते हैं, तो वो केवल ऐतिहासिक रचनाओं को लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को देखते हैं, तो वो भी ऐतिहासिक रचनाओं को लिखते हैं। और ममता कालिया को देखते हैं, तो वो सामाजिक रचनाओं को लिखते हैं। मतलब इस प्रकार की जो लिखने की हर एक व्यक्ति की जो स्टाइल होती है, उसे ही शैली कहा जाता है। और शैली विज्ञान में मनुष्य के, मतलब रचनाकार के इन्हीं शैलियों का पता चलता है कि वह साहित्य किस माध्यम से लिखा गया है, और उसे ही यहाँ पर शैली कहा जाता है। और शैली विज्ञान इसी प्रकार भाषा विज्ञान में अध्ययन का एक गौण अंग के रूप में अपनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? जी मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। आगे जी बढ़ना। मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। शब्द विज्ञान, आप देखते हैं शब्द विज्ञान। अब आप कहोगे कि ये तो हो चुका है, यहाँ पर रिपीट क्यों आया? तो इसलिए रिपीट आया क्योंकि यह जो शब्द का स्वरूप है, शब्द की प्रकार है, उसकी रचना है, उनके वाक्यों की रचना कैसे होती है, इसका अध्ययन शब्द विज्ञान में होता है। क्योंकि इसके पूर्व हमने शब्द विज्ञान को ही रूप विज्ञान, पद विज्ञान के भीतर लिया था, यहाँ पर हमने उसे शब्द विज्ञान के भीतर लिया। आप देखिए कि शब्द कैसे होते हैं, शब्द सार्थक भी होते हैं, शब्द निरर्थक भी होते हैं। सार्थकता की दृष्टि से यदि विचार किया जाए, तो शब्द को सार्थक बनाने के लिए ध्वनियां सार्थक होनी चाहिए, और ध्वनियों को सार्थक बनाने के लिए उसके शब्द का जो गहन अर्थ है, या शब्द का जो स्वरूप है, उसकी जो रचना है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मतलब तय कि शब्द विज्ञान शब्द की परिभाषा को लेकर शब्द विज्ञान में आने वाले वाक्यों को भी देखता है, केवल शब्दों को ही नहीं देखता, बल्कि शब्द की परिभाषा, शब्द के स्वरूप, शब्द के प्रकार, शब्दों की रचना, और उनसे, शब्दों से तैयार होने वाले वाक्यों की रचना का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका भी अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है कोश विज्ञान। अब देखिए कोश विज्ञान क्या करता है, तो आपको पता होगा कि कोश विज्ञान मतलब कोश होता है, जिसे क्या कहेंगे, कोश विज्ञान को डिक्शनरी होती है ना। हर एक शब्द को अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे प्राचीन काल में श्राद्ध को क्या कहते थे और आज हम क्या कहते हैं, तो इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था, अभी भी बताना चाहेंगे कि श्राद्ध को पहले जमाने में श्रद्धा से दिया गया भोजन कहा जाता था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उस शब्द को विपर्य का भाव जोड़ दिया। आज हम कहते हैं मृत्यु के उपरांत दिया जाने वाला भोजन, जिसे श्राद्ध कहते हैं। तो कोश विज्ञान में शब्दों के वैज्ञानिक अध्ययन का उपयोग किया जाता है। मतलब एक ही शब्द को अलग अलग रूप में क्या कहा जाता है, उस शब्द के अर्थ की गहनता को पता चलता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है किसी शब्द को लेकर, तो अपन चले जाते हैं विकिपीडिया पर,
है ना। और वहां पर केवल शब्द डालते हैं, उस डिक्शनरी में हम लोग ढूंढते हैं तो आप तुरंत पता चलता है कि इस शब्द का अर्थ यह है। इसे यह भी कहा जाता है, जैसे कनक, कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है और कनक शब्द का अर्थ धतूरा यानी बीज भी होता है। इस प्रकार के कई ऐसे शब्द है बेटा कि जैसे हम दिन, है ना, कहते हैं दिन। अब दिन का मतलब क्या होगा, कोई कहेगा कि दिन मतलब होता है गरीब, लेकिन हम कहेंगे दिन दिन प्रतिदिन, डेली, रोजाना, तो इसे हम दिन कहेंगे, है ना, अर्ली मॉर्निंग से लेकर, तो ये दिन होता है। तो दिन दिन में क्या अंतर है, तो यह सब हमें उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके अर्थ तक का पता हमें कोश विज्ञान में। दूसरा शब्द है हरि। हरि का मतलब क्या होता है, हरि का मतलब होता है भगवान का नाम, परमात्मा का नाम। और दूसरे हरि का मतलब क्या होता है, तो हरि का मतलब होता है हरि, हरि माने हरे रंग का। तो इस प्रकार के गहन और वैज्ञानिक अध्ययन का उपयोग कोश विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मतलब शब्द का, जो भी कोई शब्द होगा तो शब्द का वैज्ञानिक अध्ययन का उपयोग कोश विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और इससे शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ पता लगता है। इस प्रकार से भाषा विज्ञान के मुख्य अंग के रूप में हम अपना चुके हैं ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ और अर्थ विज्ञान। अब इसके पश्चात अपन चलते हैं भाषा विज्ञान के गौण अंगों पर। बोली विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, मानव भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, शब्द विज्ञान और कोश विज्ञान। अब यहां तक समझ में आया हो या न आया हो, 5 मिनट रुकते हैं, आप सभी लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। और यदि आपका कोई सवाल नहीं है, आपके माइंड में कोई हलचल नहीं है, तो हम लोग समझ में आ गया है, तो वैसे आप लोग क्लेरिफिकेशन दे दीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ने में मदद कर सके आपकी। 5 मिनट आप सभी के पास है विचार विमर्श करने के लिए। सवाल है किसी को? हाँ, नहीं मैम। ओके, उजाला को कोई सवाल नहीं है। कविता जी, आपको कोई सवाल है बेटा? वैशाली? नहीं मैम। गुड गुड। कविता का हो गया, वैशाली का हो गया। उजाला, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? उजाला, कहीं मोबाइल शुरू करके रख दिया क्या आपने? आप हमारी आवाज को, नहीं। हाँ, ओके, कोई नो प्रॉब्लम? मैम, नो मैम। बेटा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या आपके अन्य साथियों, अपनी सहेलियों से बात कर पाते हो? कितनी लड़कियां हमारे ग्रुप में, उन सभी से एक बार ट्राई किया है आपने? यह अपना परिवार है बेटा। परिवार में कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है या किसी के कोई समस्या है, तो जैसे परिवार का मुखिया सब जानता है ना, तो हम तो मुखिया बनना भी नहीं चाहते बेटा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। एक आपकी बड़ी दी समझो या आपकी फ्रेंड समझो, आप आपके माइंड को हल्का यहाँ पर कर सकते हो कि बाकी की लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है। आप लोग जुटने में भी देर कर देते हो बेटा, तो ये बात अच्छी नहीं है। अपना समय की सीमा को हमें सभी को ध्यान में रखना है, और आपको इसके पूर्व भी बता दिया हमने कि आप लोगों का जुड़ना महत्वपूर्ण है बेटा, है ना। तो हमने सर से कल भी बताया, तो सर का मोबाइल खराब हो गया है, जिस कारण हम एक मीटिंग ले सर से रिक्वेस्ट की कि सर सभी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल एक मीटिंग रखवाइएगा, जिसमें SY TY MA फर्स्ट MA सेकंड सभी लोग हो, ताकि आप लोगों का या न जुड़ना हमारी समझ में नहीं आता है। ऐसी इतनी उदासीनता क्यों हो गई है? क्या ऐसा प्रॉब्लम रहता है आप लोगों का कि इतनी उदासीनता आप लोगों के बीच में रहती है? ये बात अच्छी नहीं है ना। आपका लास्ट ईयर है बेटा, आपको बार बार समझा रहे हैं। एक आध भी विषय आपको कम हो जाता है तो आपके जो मार्क्स है, वह मार्क्स आपके लिए सब दरवाजे बंद हो जाएंगे।
है ना, 1000 बार समझा चुके हैं बेटा आपको। टीवाई क्लियर हो जाएगा आपका तो आपको ही एक उपाधि आपको मिल जाएगी, और एक उपाधि मिलेगी तो आपके बाहर के दरवाजे खुले हो जाएंगे। आप बीएड करना चाहो तो बीएड कर पाओ, आपको एमए करना है तो एमए कर पाओ। ये डिपेंड करता है बेटा आपकी सीजीपीए पैटर्न पर, क्योंकि आपका सीबीएस पैटर्न है ना। सीबीसीएस पैटर्न में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, और उसमें आपके क्रेडिट्स कितने होते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपको स्पेशलाइजेशन क्या करना चाहिए। ठीक है, और केवल पासिंग होना अनिवार्य नहीं है बेटा, इसलिए आपको जी जान तोड़कर आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हमें लेना देना नहीं है। लेन देन आपका है, लेना और देना हमारा कर्तव्य है, लेना आपका उत्तरदायित्व है। बार बार हम आपको 1000 बार समझा चुके हैं, फिर से समझाने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि मेरे बच्चों का नुकसान न हो। या आएगा, जरूर आएगा, यूट्यूब पर चला जाएगा, लेकिन कब जाएगा इसकी हम आज गारंटी नहीं ले पा रहे, क्योंकि समय हमारे पास न होने के कारण हम उसे तुरंत, जैसे पंचम सत्र में हमने लेक्चर खत्म हुआ तुरंत उसे हमने डाल दिया यूट्यूब पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सिस्टम अब गूगल क्लासरूम का हो या और किसी का, तो हमारे मोबाइल में ये न्यू मोबाइल होने के कारण लैपटॉप से मोबाइल में कैसे चेंज होता है ये सिस्टम हमको नहीं आ पा रही है अभी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का समय है बेटा, उसे भी हमें हमें भी सीखना पड़ता है। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको वो भी सारी चीजें तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप लोगों का साथ होना, आप लोगों का जुड़ना, समय पर जुड़ना, जुड़ना से तात्पर्य आपका लेक्चर 7:30 का है और आप 7:45 को जुड़ रहे हो, इसका मतलब नहीं है बेटा। क्योंकि आप लोग जुड़ो तो बहुत अच्छे से जुड़ो, 7:30 को ही जुड़ जाओ, इकट्ठा रहो, सामूहिक कलेक्टिविटी में रहो तो बेटर होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, है ना। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बेटा। अब इसके आगे तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे, कोई टीचर जब रिक्वेस्ट करता है इसका मतलब क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज फिर से एक बार आपसे गुजारिश है विनम्रता से कि आप आज हो सके तो आज आप कॉन्फ्रेंस कॉल लो, कॉन्फ्रेंस कॉल लीजिएगा आप। विद्या है और वो कौन, मंगला नाम की लड़की तो गायब ही हो चुकी है, उसका क्या है उसे भी पूछताछ कर कीजिए। परिवार है बेटा, हम अकेले नहीं रह सकते, परिवार में सबकी देखरेख करना परिवार का हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है, और यही उत्तरदायित्व आप लोगों को निभाना है एज अ रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते। हम आप ही को बोलेंगे बेटा इसलिए क्योंकि आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो, बाकी के जो बच्चे आते नहीं उसके संदर्भ में हम लोग डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट अस गो नाउ। तो भाषा विज्ञान के गौण अंगों के बारे में बोली विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, मानव भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, शब्द विज्ञान, कोश विज्ञान। स्वाभाविक सी बात है कि मुझे लगता है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अपन चलते हैं भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। आप देखिएगा कि ये भाषा का और विज्ञान का क्या संबंध होता है। क्या आपको लगता है बेटा कि भाषा विज्ञान का और व्याकरण का संबंध होना चाहिए, यस या नो? बेटा बोलिए। भाषा का और भाषा विज्ञान का क्या संबंध, भाषा विज्ञान का और का व्याकरण का संबंध होना चाहिए ऐसा लगता है आपको, यस या नो? बस इतना कहने में इतनी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए बच्चों। यस मैम। गुड गुड गुड। अब देखिए कि जी जैसे, मैम। हाँ जैसे आपने बता दिया कि हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व आपको बताया था, आपको ध्यान में रखना है कि भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। मतलब भाषा विज्ञान तथा व्याकरण का घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों भी शब्द शास्त्र से जुड़े हैं तथा भाषा से संबंधित है ना। दोनों का संबंध इतना अधिक है कि कभी कभी यह कहना भी मुश्किल हो जाता है कि दोनों अलग अलग रूप हैं या एक ही। व्याकरण का व्युत्पत्ति मूलक
अर्थ यदि अपन देखते हैं तो व्याकरण का उत्पत्ति मूलक अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, है ना। आपको याद दिला दूं कि आपको इसके पूर्व भी हमने बताया था कि जब भी कोई शब्द, जब भी कोई वाक्य बड़ा होता है तो उसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते थे, उसे तोड़ देते थे। हमने आपको बताया था कि हम उसे तोड़ेंगे, हम उसे विभाजित कर देंगे। तो जब हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, अर्थात टुकड़े टुकड़े करना मतलब क्या, तो उसका ठीक स्वरूप को करना। व्याकरण किसी भी भाषा के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक ठीक स्वरूप को विश्लेषित करता है। इन शब्दों को आप लोग ध्यान में रखना। आपको फिर से एक बार बताते हैं कि भाषा विज्ञान तथा व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। दोनों भी शब्द शास्त्र से जुड़े हैं तथा भाषा से संबंधित हैं। दोनों का संबंध इतना अधिक होता है कि कभी कभी ये कहना भी मुश्किल हो जाता है कि दोनों का अलग अलग रूप है या एक ही। तो व्याकरण का उत्पत्ति मूलक अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप को प्राप्त करना। व्याकरण किसी भी भाषा के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक ठीक स्वरूप विश्लेषित करता है। अब चलते भाषा विज्ञान के संबंध में। भाषा विज्ञान के संबंध में अर्थात उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, उसका ह्रास आदि के विषय में विस्तृत जानकारी वो हमें प्रदान करता है। हमने आपको बता दिया, इसके पूर्व भाषा विज्ञान की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसकी उपबोलियां कौन सी है, उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता कौन सी है, इन सभी का सम्यक ज्ञान भाषा विज्ञान के माध्यम से होता है। ये भी अपना हो चुका है, क्योंकि इसके पूर्व हमने बोली के संदर्भ में आपसे बात की थी, किस क्षेत्र में वो बोली जाती इसके संदर्भ में, उसकी उपबोलियां कौन सी होती उसके संदर्भ में, और उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता ही नहीं बल्कि हमने उसके उदाहरण भी आपको बताए थे। जैसे माली की टिकरा में साग दरे है और तारपरी धरिए परी महा आदमी नो है सारी बाजार सुनो है। इस प्रकार ब्रज बोली के उदाहरण को हमने आपके सम्मुख रखा था, हर एक के उदाहरणों को हमने आपके सम्मुख रखा था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। ये डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन है व्याकरण की। अब आपको शायद समझ में नहीं आती होगी, लेकिन आपको बता दूं कि ध्यान में रखिएगा, आप इन दो सब्जेक्ट को ध्यान देके सुनिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान जिसे आप पढ़ रहे हो, इसकी बुक किसी को भी मत दीजिएगा। ये अंदर की बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों ना दीजिएगा, क्योंकि जब आपका एमए फर्स्ट हो जाएगा ना, और एमए फर्स्ट के बाद जब आप लोग एमए सेकेंड करोगे, तो एमए सेकेंड में आपको इन्हीं विषयों का अध्ययन करना है। एज इट जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वहां पर भी आपको उसी का अध्ययन करना है। जब हम भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा और उसे देख चुके हैं, ठीक वही अध्ययन आपको एमए सेकेंड में भी करना होगा। स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि इसकी जो नोट्स आपने बनाई होगी, इसकी जो तैयारी आपने की है, तो वह आपके फ्यूचर टाइम के लिए काम आ सकती है। देन जब आपका एमए भी हो जाएगा, आप किसी महाविद्यालय में किसी जगह पर साक्षात्कार देने के लिए जाओगे, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, स्वाभाविक सी बात है आपको सवाल किया जाएगा कि आप भाषा से रिलेटेड हो, तो आप हमें बताओ, भाषा की परिभाषा बता दीजिए, भाषा विज्ञान की परिभाषा बता दीजिए। और व्याकरण किसे कहा जाता है, भाई मुझे व्याकरण किसे कहा जाता है ये समझ में नहीं आता। ऐसा यदि सवाल किसी ने कर दिया तो आपको ये आना चाहिए। आपको सवाल ऐसे 4-5 सवाल पर्टिकुलर होते भाषा विज्ञान पर कि भाषा विज्ञान के मुख्य अंग कौन से हैं, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मूल आधार है ना भाषा का, फिर भी हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। एक एक करके बता दो, भाषा विज्ञान के मुख्य अंग कौन से हैं। ध्वनि विज्ञान। हेलो। हाँ बोलिए बेटा बोलिए। विज्ञान, वाक्य विज्ञान, हम्म, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ओके, और
ऐसे 4 मुख्य अंग है। आपने तो 3 ही बोले बेटा। मैम रूप विज्ञान। फिर से बोलती हूँ मैम। हेलो मैम। हाँ ध्वनि जी। विज्ञान, रूप विज्ञान, हम्म, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। भाषा किसे कहा जाता है? आपको याद दिला दो भाषा की परिभाषा। भाषा का अर्थ होता है उच्चारण करना, है ना, या बोलना। भाषा ये शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या उच्चारण करना। यदि हम, ध्वनि से शब्द हाँ, व शब्दों को वाक्यों कला में पिरोया जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। नहीं, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो बेटा, उसमें थोड़ा सटीक है, थोड़ा गलत है। और ध्वनि से शब्द व शब्दों को वाक्यों कला में पिरोया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था कि भाषा के संदर्भ में बात की थी। तो भाषा का सीधा सा अर्थ होता है भाष, मतलब संस्कृत के धातु से बना है, और भाष का अर्थ होता है बोलना या विचार को व्यक्त करना। मतलब उच्चारित रूप जो होता है भाषा का, वह सहज एवं स्वाभाविक रूप होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा को यदि अपन कहते हैं तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। यह आपको बताया था। अब यदि हम लोग बताते हैं कि जैसे आपने बता दिया कि भाषा विज्ञान से कौन कौन सी बातें समझ में आती है, तो ध्वनि विज्ञान समझ में आता है, रूप विज्ञान समझ में आता है, और उसके बाद वाक्य विज्ञान समझ में आता है, और अंत में ध्वनि विज्ञान क्लियर होता है। तो इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं भाषा विज्ञान के मुख्य अंग। तो भाषा विज्ञान के मुख्य अंगों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इसे ध्यान में रखोगे तो आपको ओवरऑल सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं भाषा विज्ञान की व्याकरण के साथ तुलना। तो इसका अध्ययन करने से पूर्व में भाषा विज्ञान क्या है यह समझना नितांत आवश्यक होगा। और जब हम लोग भाषा विज्ञान को समझ चुके हैं तो व्याकरण की परिभाषा से परिभाषित हो चुके हैं। फिर से एक बार आपके सम्मुख रखते हैं, भाषा पर नियमन करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। देखिए, हम जब टीवाई कर रहे थे तब भी हमारे टीचर ने हमें यह बताया था, जब हम एमए कर रहे थे तब भी बताया था, जब हम एमफिल कर रहे थे तो एमफिल में भी भाषा विज्ञान का एक पेपर रहता है, पर्चा रहता है, तो उसमें भी हमें सर ने यही बात बताई थी। ओके, तो यह बात आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि कई दफे ऐसा हो जाता है बेटा कि व्याकरण किसे कहा जाता है। आमतौर पर यदि आप किसी मराठी भाषी को या किसी हिंदी का साहित्यकार को भी पूछ लेते हो तो ये शब्द हम लोगों को बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता, उसकी डेफिनेशन से हम लोग डेफिनेट नहीं कर पाते, परिभाषा से परिभाषित नहीं कर पाते। ये सामान्य प्रश्न होता है, लेकिन ये सामान्य प्रश्न हमें, हमारे माइंड को उस समय में आंदोलित करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है, कंफ्यूज कर देता है कि इसका अर्थ क्या होगा। सही में यार, व्याकरण को हमने कभी नहीं बताया। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो भाषा पर नियमन करने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। मतलब अब उसे यदि हम लोग देखते हैं कि भाषा पर कैसे नियमन करेगा, तो यह भाषा की शुद्धता और अशुद्धता के संबंध में हमें बताएगा। अर्थात वक्ता किस काल में बोल रहा है, उसकी भाषा में व्याकरणिक रूप शुद्ध है या अशुद्ध है, यह भी हमें व्याकरण बताएगा। फिर वह लिंग हो, वचन हो, कारण हो, विभक्ति हो आदि के द्वारा व्याकरण के माध्यम से भाषा की शुद्धता की परख की जाती है। यदि हम कहें कि भाषा विज्ञान तथा व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है, दोनों भी शब्द शास्त्र से जुड़े हैं और भाषा से संबंधित है। यदि हम यहाँ पर कहते हैं कि राम इज गोइंग, है ना, एक पर्टिकुलर वाक्य है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक वाक्य राम इज गोइंग, दूसरा वाक्य सीता इज गोइंग।
ठीक है। तो एक वाक्य में यदि हम कहते हैं कि राम वन जा रहा है या राम जा रहा है, दूसरे ही वाक्य में अपन कहते हैं कि सीता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह वाक्य हमारे कानों को अटपटा सा लगता है, क्योंकि एक वाक्य में तो राम जा रहा है करेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में सीता जा रहा है। यदि हम लोग अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से नहीं देख पा रहे, बस केवल अनुवाद कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखने की बात है कि सीता वन जा रहा है, कानों को अटपटा सा लग रहा है, यार ये तो वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, तो इस वाक्य में लिंग को लेकर अशुद्धि है। व्याकरणिक दृष्टि से यदि अपन देखते हैं तो राम वन जा रही है, यह यदि कहते हैं तो यह गलत है, और सीता वन जा रहा है ऐसा यदि कहते हैं तो यह भी वाक्य गलत है। तो सीता वन जा रही है और राम वन जा रहे हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं कि राम वन जा रहा है, तो इस वाक्य में और राम वन जा रहे हैं इस वाक्य में भी अंतर है। अब इन दोनों वाक्यों में कौन सा अंतर होगा, क्या आप बता पाओगे? व्याकरणिक दृष्टि से राम वन जा रहे हैं से तात्पर्य क्या होगा और राम वन जा रहा है से तात्पर्य क्या होगा? एक वाक्य तो एक ही है, लेकिन दोनों पर जो शुद्ध रूप होना चाहिए या शुद्ध भाषा एवं लेखन पर व्याकरण बल देता है, तो कैसे होना चाहिए? दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, आप हमें बता पाओगे बेटा? एकवचन बहुवचन का। कैसे? राम वन जा रहा है और राम वन जा रहे हैं। हाँ, बहुवचन कैसे होगा? क्या डिस्टेंस है इन दो वाक्यों में, क्या अंतर है, क्या लगता है आपको कि यह अंतर है मैडम, जिस कारण यहाँ पर जा रहे हैं का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहा है का प्रयोग कर रहे हैं? कोई बता पाएगा और कोई प्रयास करेगा? देखिए बेटा, इस लेक्चर में ना, मतलब भाषा विज्ञान का कोई भी हो पढ़ाने वाला, जब तक उसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देखिए, राम वन जा रहे हैं इससे तात्पर्य है कि एक किसी आदर्श व्यक्ति के रूप में राम को देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर हम राम वन जा रहा है से तात्पर्य एक सर्वसामान्य व्यक्ति है जो किसान है, वो वन जा रहा है। लेकिन राम का वन में जाना या राम वन जा रहे हैं से तात्पर्य एक आदर्श व्यक्ति है, और समाज का आदर्श जो व्यक्ति बनता है उसे आदर का, रिस्पेक्ट का स्थान हम लोग देते हैं। वहां पर तू तुम नहीं अपनाते, बल्कि वहां पर हम आप को अपनाते हैं। और ठीक उसी प्रकार जा रहे हैं से तात्पर्य बहुवचन या एक वचन से न होकर वहां पर एक आदर्शात्मकता है, और वही आदर्शात्मकता हमें किसी का आदर करना सिखाती है, किसी का रिस्पेक्ट करना सिखाती है। और इस प्रकार से राम वन जा रहे हैं, और सर्वसामान्य तौर पर यदि वह व्यक्ति किसान होगा तो राम वन जा रहा है, यह उसका तात्विक अंतर इन दो वाक्यों का, वाक्य एक है, शब्द एक है, लेकिन उन दोनों की व्याकरणिक गहनता को यदि हम लोग देखते हैं तो दोनों का अंतर बहुत ही गहन है। और इसे ही अप्रगतिवादी या पुरातनवादी दृष्टि से भाषा विज्ञान का ये जो नवीनतावादी दृष्टिकोण हमने आपके सम्मुख रखा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। हाँ, अब यहाँ हमारी ये जो इकाई थी, इस इकाई को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे यही है ना भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। अब हम लोग नेक्स्ट तासिका में सीधे हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे लेकर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज यू डिस्कस इट। अभी भी 2 मिनट है हमारे पास। आप लोग चाहते हैं कि और व्याकरण के संदर्भ में बात करें तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे व्याकरण केवल क्या और का उत्तर देता है, पर भाषा विज्ञान क्यों, कब
और कैसे, इन सब का उत्तर देता है। यदि हम लोग देखते हैं कि व्याकरण का संबंध किसी भाषा से होता है, तो भाषा विज्ञान का संबंध अनेक भाषा से होता है। ये भाषा विज्ञान और व्याकरण से तुलना हमें यहाँ पर करनी है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना नितांत आवश्यक हो जाता है बेटा कि भाषा विज्ञान में भाषा में जो कुछ है, जैसा है, उसका अध्ययन और विश्लेषण करता है। व्याकरण भाषा के आदर्श रूप पर बल देता है। भाषा विज्ञान प्रचलित एवं रूपों को मान्यता देता है। हम आपको इसके पूर्व बता चुके हैं कि व्याकरण का संबंध किसी भाषा से होता है, किसी भी एक भाषा से होता है, लेकिन भाषा विज्ञान का संबंध अनेक भाषाओं से होता है। व्याकरण केवल क्या और का उत्तर देता है, तो भाषा विज्ञान क्यों और कब और कैसे, इन सब का उत्तर देता है। शुरू में लोग जब व्याकरण और भाषा विज्ञान में विशेष अंतर नहीं मानते थे और भाषा विज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण मतलब कॉम्पेरेटिव ग्रामर के रूप में उसे मान लेते थे और व्याकरण का क्षेत्र सीमित कर देते थे। एक प्रकार के व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी बन गया और फिर भाषा विज्ञान के नए विकासों का लेखाजोखा चलता रहा। बाद में व्याकरण उसे शुद्ध या अशुद्ध मानता रहा। इससे स्पष्ट है कि व्याकरण अप्रगतिवादी है, पुरातनवादी है और इसकी तुलना में भाषा विज्ञान प्रगतिवादी या नवीनतावादी है। यहाँ पर हमारा यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट समाप्त हो चुका है। अब आपसे विनम्र गुजारिश बच्चों यह होगी कि जो भी अब